कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। डियर स्टूडेंट, JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने इल्यूमिनेशन का पार्ट 4 आप लोग को प्रदान कर दिया है, उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ इल्यूमिनेशन कि इल्यूमिनेशन के कारक कौन कौन से हैं या प्रदीप्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी प्रकाशित तल पर अगर कोई बल्ब लगा हुआ है, अगर हम बात करते हैं यदि यह कोई बल्ब है, ठीक, और यह कोई बल्ब है तो इसका प्रकाश किसी तल पे पड़ेगा, ठीक, तो इसका प्रकाश किसी तल पे पड़ेगा तो वह हमारा क्या होगा, जो तल होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशित तल कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि किसी प्रकाशित तल पर प्रदीप्ति जो हमारी पड़ रही है, जो हमारा प्रकाश पड़ रहा है, वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम लोग देखेंगे उसी के बारे में। तो हम लोग कहते हैं प्रदीप्ति के कारक या फैक्टर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, कि वह प्रदीप्ति किन किन बातों पर या किन किन कारकों पर निर्भर करती है। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं वह प्रदीप्ति निम्न कारकों पर निर्भर करती है, जो हमारे कारक विभिन्न प्रकार के हैं, जिसमें पहला कारक है स्थान ऊंचाई अनुपात। स्थान ऊंचाई अनुपात, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस हाइट रेशियो। दूसरा है हमारा उपयोगिता गुणांक। जिसको हम कहते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। और तीसरा हमारा औपात गुणांक, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन फैक्टर। तो हम लोग बात करते हैं किसी भी प्रकाशित तल पे पड़ने वाली प्रदीप्ति इन निम्न तीन कारकों पे क्या करती है, निर्भर करती है। मतलब जो हमारी प्रकाशित तल पे जो प्रदीप्ति पड़ रहा है या जो इल्यूमिनेशन पड़ रहा है या जो जगमगाहट पड़ रही है, वह मुख्य रूप से इन तीन बातों पे निर्भर करती है। तो जिसमें हम लोग बात करते हैं पहला स्पेस हाइट रेशियो की। तो स्पेस हाइट रेशियो क्या है कि यदि हम किसी घर में या विद्यालय में या कहीं पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, प्रकाश व्यवस्था का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि उसकी स्पेस हाइट रेशियो क्या होनी चाहिए। स्पेस हाइट रेशियो इन द सेंस कि जब हम लोग किसी घर में या किसी कक्ष में या किसी जगह पे बल्ब को स्थापित कर रहे हैं या ट्यूबलाइट को स्थापित कर रहे हैं, तो उसकी प्रकाशित तल से उसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेस हाइट रेशियो कहते हैं। तो उस रेशियो का या स्पेस हाइट रेशियो का हमें को क्या करना है, ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है कि उसकी स्पेस हाइट रेशियो क्या होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि जो यह स्पेस हाइट रेशियो है, यह निम्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें हमारा कई प्रकार की हैं। जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित स्रोत, प्रकाश स्रोत से तल की ऊंचाई। दूसरा हमारा होगा प्रकाशित होने वाले तल का क्षेत्रफल। तीसरा होगा हमारा प्रकाश विधि। और चौथा होगा छत एवं दीवार का रंग।
देखिए, हम लोग बात करते हैं जो प्रकाशित तल पे जो प्रदीप्ति पड़ रही है, उस प्रदीप्ति में पहला हमारा इस पे निर्भर करता है उसके स्पेस हाइट रेशियो पे। तो स्पेस हाइट रेशियो के अंतर्गत हमारे 4 चीज़ें आते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है प्रकाश स्रोत से तल की ऊंचाई। जो प्रकाश स्रोत है, जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है, उसकी तल से ऊंचाई क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रकाश स्रोत और तल की ऊंचाई के बीच क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या बहुत ज़्यादा हम डिफरेंस रख दिए तो हमको क्या होगा, तल पे प्रकाश पड़ेगा ही नहीं। तो यह हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाशित तल की ऊंचाई है क्या हो, इसको जो ऊंचाई रखी गई है या जो प्रकाश हमें क्या है तल तक आसानी से पहुंच सके, हमें इसका भी क्या करना है, ध्यान देना है। तो प्रकाशित तल से प्रकाश स्रोत की ऊंचाई को भी ध्यान देना है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रकाशित होने वाले तल का क्षेत्रफल, मतलब जो भी हम लैंप या ट्यूबलाइट लगाए हैं तो उसमें कह रहा है कि प्रकाशित होने वाले तल का क्षेत्रफल, कि जो प्रकाशित होने वाले तल का क्षेत्रफल है या जिस क्षेत्रफल पे प्रकाश पड़ रहा है वह क्षेत्रफल कितना है। ऐसा तो नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा रूम लिए हैं और उस रूम में केवल एक ट्यूबलाइट जला दिए हैं, तो उससे क्या होगा कि जो प्रकाशित तल का क्षेत्रफल होगा या जिस पे हमारा प्रकाश पड़ेगा वह प्रकाश पर्याप्त प्रकाश नहीं होगा उतने क्षेत्रफल के लिए। तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारा क्षेत्रफल कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लैंपों की संख्या भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो हमें यह दोनों चीज़ें देखना है कि प्रकाशित होने वाले तल का क्षेत्रफल या कितने क्षेत्रफल के लिए हम कितना प्रकाश बिंदु क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तीसरा हमारा स्पेस हाइट रेशियो में आता है प्रकाश विधि की लाइट मेथड क्या होना चाहिए। चूँकि आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे अभी लाइट को किन किन विधियों द्वारा लगाया जाता है या लाइट की कौन सी विधियां होती हैं, जिसमें प्रत्यक्ष विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है और उसके बाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि है। कई विधियों द्वारा हम लाइटिंग सिस्टम में है, तो कई विधियों द्वारा हम लोग प्रकाश व्यवस्था एडजस्टमेंट करते हैं। तो हमें यह देखना चाहिए कि हम जो प्रकाश विधि उपयोग कर रहे हैं किस प्रकार की प्रकाश विधि उपयोग करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था से बेटर होता है हमारा डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है पूरा का पूरा प्रकाश या मैक्सिमम प्रकाश इन कंपेरिजन टू अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था के अलावा या इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम से बेटर होता है हमारा डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि लाइटिंग सिस्टम क्या है हमारे प्रकाश व्यवस्था में। उसके बाद लास्ट होता है हमारा चौथा कि छत एवं दीवार का रंग क्या होना चाहिए। जैसे जहाँ पे हम प्रकाश व्यवस्था या जहाँ पे हम ट्यूबलाइट या बल्ब लगा रहे हैं उसकी छत या दीवार की प्रकाश व्यवस्था क्या होनी चाहिए और एक कलर का दीवार का रंग कैसा होना चाहिए। तो हमें यह देखना चाहिए कि दीवार का रंग बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। डार्क रंग होने से क्या होगा कि जो प्रकाश क्या करता है, डार्क रंग क्या करता है, प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करता है। तो ज़्यादा अवशोषित करने लगेगा तो क्या होगा, अंधेरा टाइप हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि लाइट कलर या हल्के कलर से क्या कर रहे हैं, अपने घर के चारों दीवारों का रंग क्या करें, दीवार का रंग कलर प्रकाश स्रोत से तल की ऊंचाई। दूसरा हमारा होगा प्रकाशित होने वाले तल का क्षेत्रफल। तल का क्षेत्रफल। तीसरा होगा हमारा प्रकाश विधि। और चौथा होगा छत एवं दीवार का रंग। देखिए, हम लोग बात करते हैं जो प्रकाशित तल पे जो प्रदीप्ति पड़ रही है उस प्रदीप्ति में पहला हमारा इस पे निर्भर करता है उसके स्पेस हाइट रेशियो पे। तो स्पेस हाइट रेशियो के अंतर्गत हमारे 4 चीज़ें आते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है प्रकाश स्रोत से तल की ऊंचाई। जो प्रकाश स्रोत है, जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है, उसकी तल से ऊंचाई क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रकाश स्रोत और तल की ऊंचाई के बीच क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या बहुत ज़्यादा हम डिफरेंस रख दिए तो हमको क्या होगा, तल पे प्रकाश पड़ेगा ही नहीं। तो यह हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाशित तल की ऊंचाई है क्या हो, इसको जो ऊंचाई रखी गई है या जो प्रकाश हमें क्या है तल तक आसानी से पहुंच सके, हमें इसका भी क्या करना है, ध्यान देना है। तो प्रकाशित तल से प्रकाश स्रोत की ऊंचाई को भी ध्यान देना है। उसके बाद दूसरा हमारा
प्रकाशित होने वाले तल का क्षेत्रफल, मतलब जो भी हम लैंप या ट्यूबलाइट लगाए हैं तो उसमें कह रहा है कि प्रकाशित होने वाले तल का क्षेत्रफल, कि जो प्रकाशित होने वाले तल का क्षेत्रफल है या जिस क्षेत्रफल पे प्रकाश पड़ रहा है वह क्षेत्रफल कितना है। ऐसा तो नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा रूम लिए हैं और उस रूम में केवल एक ट्यूबलाइट जला दिए हैं, तो उससे क्या होगा कि जो प्रकाशित तल का क्षेत्रफल होगा या जिस पे हमारा प्रकाश पड़ेगा वह प्रकाश पर्याप्त प्रकाश नहीं होगा उतने क्षेत्रफल के लिए। तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारा क्षेत्रफल कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लैंपों की संख्या भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो हमें यह दोनों चीज़ें देखना है कि प्रकाशित होने वाले तल का क्षेत्रफल या कितने क्षेत्रफल के लिए हम कितना प्रकाश बिंदु क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तीसरा हमारा स्पेस हाइट रेशियो में आता है प्रकाश विधि कि लाइट मेथड क्या होना चाहिए। क्योंकि आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे अभी लाइट को किन किन विधियों द्वारा लगाया जाता है या लाइट की कौन सी विधियाँ होती हैं, जिसमें प्रत्यक्ष विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है और उसके बाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि है। कई विधियों द्वारा हम लाइटिंग सिस्टम में है, तो कई विधियों द्वारा हम लोग प्रकाश व्यवस्था एडजस्टमेंट करते हैं। तो हमें यह देखना चाहिए कि हम जो प्रकाश विधि उपयोग कर रहे हैं किस प्रकार की प्रकाश विधि उपयोग करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था से बेटर होता है हमारा डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है पूरा का पूरा प्रकाश या मैक्सिमम प्रकाश इन कंपेरिजन टू अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था के अलावा या इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम से बेटर होता है हमारा डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि लाइटिंग सिस्टम क्या है हमारे प्रकाश व्यवस्था में। उसके बाद लास्ट होता है हमारा चौथा कि छत एवं दीवार का रंग क्या होना चाहिए। जैसे जहाँ पे हम प्रकाश व्यवस्था या जहाँ पे हम ट्यूबलाइट या बल्ब लगा रहे हैं उसके छत या दीवार की प्रकाश व्यवस्था क्या होनी चाहिए और एक कलर का दीवार का रंग कैसा होना चाहिए। तो हमें यह देखना चाहिए कि दीवार का रंग बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। डार्क रंग होने से क्या होगा कि जो प्रकाश क्या करता है, डार्क रंग क्या करता है, प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करता है। तो ज़्यादा अवशोषित करने लगेगा तो क्या होगा, अंधेरा टाइप हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि लाइट कलर या हल्के कलर से क्या कर रहे हैं, अपने घर के चारों दीवारों का रंग क्या करें, दीवार का रंग कलर टाइप कर। अब हम लोग देखेंगे अगला हमारा क्या है, उपयोगिता गुणांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर। यह हमारा क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है कि किसी भी कक्ष की प्रकाश व्यवस्था में या कोई भी रूम है उसकी प्रकाश व्यवस्था में उपयोग किया गया प्रकाश तथा उत्पन्न किए गए प्रकाश का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो हम लोग देखते हैं कि किसी रूम की प्रकाश व्यवस्था में उपयोग किया गया प्रकाश तथा उत्पन्न किया गया प्रकाश का अनुपात उपयोगिता गुणांक कहलाता है। उपयोगिता गुणांक कहलाता है। तो उपयोगिता गुणांक बराबर हमारा हो जाएगा हम लोग देखेंगे उपयोग किया गया ल्यूमिनस फ्लक्स, या जिसको हम प्रकाश कह सकते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स बटा के क्या होगा, उत्पन्न किया गया ल्यूमिनस फ्लक्स। तो यह हमारा क्या कहलाता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो आपके एग्जाम में, हम लोग के एग्जाम में आ जाता है कि यूटिलाइजेशन फैक्टर किसे कहते हैं, या यूटिलाइजेशन फैक्टर का फार्मूले के रूप में दे देगा कि यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर क्या होता है। तो हम लोग जानेंगे कि उपयोग किया गया ल्यूमिनस फ्लक्स या उपयोग किया गया प्रकाश बटा के उत्पन्न किया गया ल्यूमिनस फ्लक्स का अनुपात ही क्या कहलाता है, उपयोगिता गुणांक के नाम से कहलाता है या उपयोगिता गुणांक कहलाता है। दूसरी चीज़ है जो हमारे इल्यूमिनेशन को प्रभावित करता है, तीसरा चीज़ वह है हमारा क्या, डेप्रिसिएशन फैक्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, औपात गुणांक के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में, औपात गुणांक क्या है। औपात
गुणांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन फैक्टर। डेप्रिसिएशन फैक्टर। तो डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या हो गया, हो जाता है, हम लोग कहेंगे बल्ब या ट्यूबलाइट आदि के गंदे हो जाने पर, या छत तथा दीवार के गंदे हो जाने पर किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति तथा उपलब्ध प्रदीप्ति की मात्रा में अंतर पैदा हो जाता है। तो औपात गुणांक बराबर हो जाएगा हमारा सब वस्तुएं साफ होने पर प्रकाश बटा के वास्तविक प्रकाश। अनुपात ही क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन फैक्टर। अब हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन फैक्टर की या औपात गुणांक की। तो हम लोग का औपात गुणांक क्या है, दिया गया है बल्ब या ट्यूबलाइट आदि के गंदे हो जाने पर या छत तथा दीवार के गंदे हो जाने पर किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति तथा उपलब्ध प्रदीप्ति की मात्रा में अंतर पैदा हो जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट लगा है या जो लैंप लगे हैं उस पर क्या होता है, धूल या राख के कण क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अगर उस पर धूल और राख के कण जमा हो गए तो जो पहले प्रकाश आ रहा था, अब धूल के जमा हो जाने के प्रकाश में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो दोनों में क्या हो जाता है, अंतर पैदा हो जाता है। पहले क्या प्रकाश था, कुछ और था, और अब प्रकाश गंदा हो जाने के बाद क्या हो गया, प्रकाश कुछ और हो गया। तो वही कहा गया है कि वही हमारा क्या हो जाता है, डिप्रेशन। जब अब क्या होगा, ट्यूबलाइट पे यदि प्रकाश, अगर ट्यूबलाइट के प्रकाश पे यदि क्या हो जाएगा, धूल जम जाएगी या ट्यूबलाइट पे धूल जम जाएगी, तो जो प्रकाश आएगा वह प्रकाश क्या होगा, धुंधला टाइप आ जाएगा। मतलब जो प्रकाश पहले था उससे अब क्या होगा, कम प्रकाश आएगा। तो जिससे डिप्रेशन मीन्स क्या होता है, हाश होना। तो उतने प्रकाश का क्या हो जाता है, धूल और राख के कारण हमारा हाश हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि औपात गुणांक क्या होता है या डिप्रेशन फैक्टर क्या होता है कि सब वस्तुएं साफ होने पर प्रकाश। मतलब क्या है कि जब पूरा ट्यूबलाइट और बल्ब साफ था तब प्रकाश, अब बटा के इस समय धूल के जम जाने पे जो वास्तविक प्रकाश आ रहा है उसका अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन फैक्टर कहलाता है। तो हमारे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या है। तो हम लोग जानेंगे कि सब वस्तुएं साफ होने पर प्रकाश क्या है, तथा उसके बाद रियल का हमारा प्रकाश क्या है, इस समय क्या प्रकाश है, वास्तविक प्रकाश क्या है। इन दोनों का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन फैक्टर कहलाता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक चीज और हम लोग से पूछता है कि डेप्रिसिएशन फैक्टर का मान कितना होता है। तो एक एग्जाम में पूछता है कि डेप्रिसिएशन फैक्टर का मान कितना होता है। तो हम लोग देखेंगे कि औपात गुणांक का मान प्रायः 1.2 से 1.4 के बीच होता है। तो अगर हम लोग से कहा कि डेप्रिसिएशन फैक्टर का मान क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे डेप्रिसिएशन फैक्टर का जो मान आता है वह क्या आता है, 1.2 से 1.54, 1.2 से 1.4 के बीच आता है। उसका मान क्या होता है, डेप्रिसिएशन फैक्टर का मान होता है। अब हम लोग को एक चीज़ और कहता है
कि कभी कभी जो हमारी प्रकाश व्यवस्था है, जो हम अपने घरों में लगाते हैं, जो प्रकाश व्यवस्था या ट्यूबलाइट, अलग अलग रूम का प्रकाश व्यवस्था अलग रहेगी, पढ़ने के लिए अलग रहेगी, किचन का अलग रहेगा, बेडरूम का अलग रहेगा। तो विभिन्न अपनी आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ल्यूमेन की प्रकाश व्यवस्थाओं को रखते हैं। तो एक चीज़ हमें यह देखना पड़ता है कि हमारे एग्जाम में पूछता है कि प्लेटफॉर्म पे कितना ल्यूमेन प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, कितना लक्स होना चाहिए, या घरों में प्रूफ रीडिंग के लिए कितना होना चाहिए, किचन के लिए कितना होना चाहिए। तो हम लोग ल्यूमेन निकालते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि ल्यूमेन कैसे निकाला जाता है या ल्यूमेन का फार्मूला क्या होता है ल्यूमेन निकालने का। तो हम लोग देखते हैं कुल आवश्यक ल्यूमेन बराबर होता है, अगर किसी लैम्प का निकालना है तो कुल आवश्यक ल्यूमेन बराबर हो जाता है हमारा प्रकाशित क्षेत्रफल, प्रकाशित क्षेत्रफल गुणे प्रदीप्ति गुणांक, प्रदीप्ति गुणांक बटा के उपयोगिता गुणांक। देखिए किसी भी लैंप या ट्यूबलाइट या किसी का भी हमें क्या निकालना है, अगर कुल आवश्यक ल्यूमेन निकालना है तो कुल आवश्यक ल्यूमेन निकालने के लिए प्रकाशित क्षेत्रफल, मतलब जो लैंप जल रहा है वो कितने क्षेत्रफल तक क्या हो रहा है, उसका प्रकाश जा रहा है, उसको हम प्रकाशित क्षेत्रफल लिख लेंगे। उसके बाद प्रदीप्ति गुणांक का मान कितना, इल्यूमिनेशन फैक्टर का मान कितना, उसको लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर आता है उसको लिख लेंगे। तो इन तीनों का लिख के हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे भाग देंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर से। तो जो हमारा आएगा वह कितना आएगा, उतना ल्यूमेन आएगा, कितनी ल्यूमेन का प्रकाश व्यवस्था क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि एक हमारे एग्जाम में पूछता है कि प्रत्येक स्थानों के, जैसे किचन के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, डाइनिंग रूम के लिए प्रकाश व्यवस्था अलग अलग कितने ल्यूमेन होगी, तो उसको हम लोग लिख के आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे प्रकाश व्यवस्थाएं होंगी। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि भिन्न भिन्न स्थानों के लिए आवश्यक प्रदीप्तिमान, कि विभिन्न स्थानों के लिए हमारे इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति का मान कितना होना चाहिए। जैसा कि हमारे एग्जाम में पूछ देता है, कहीं भी पूछ देता है कि रेस्टोरेंट में कितना प्रदीप्ति, कितने लक्स होना चाहिए, या ड्राइंग रूम में कितना होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह पहला लिखा है हम लोग का, कार्यालय, होटल, सार्वजनिक हॉल या रेस्टोरेंट में 85 लक्स हमारा इल्यूमिनेशन होना चाहिए, सभी को याद रहे। दूसरा है बैंक में, कार्यशाला में तथा लाइब्रेरी में 130 लक्स होना चाहिए। उसके बाद हमारा तीसरा है ऑपरेशन कक्ष, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन कक्ष। ऑपरेशन कक्ष में 160 से 250 लक्स होना चाहिए इल्यूमिनेशन। उसके बाद सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होती है हमारे ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में हमारा 250, 250 से लेके 500 लक्स हमारा क्या होना चाहिए, इल्यूमिनेशन होना चाहिए। उसके बाद अगला है स्टोर कक्ष या जीने की वायरिंग या जीना या गैलरी, इसके लिए हमारा क्या होगा, 30 से 35 लक्स होगा। और उसके लिए हमारा शोरूम या डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए हमारा क्या होगा, 160 लक्स। तो यह है हमारा क्या, कितने के लिए या किस रूम के लिए या किस जगह के लिए हमारा कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए, यह पूरा डाटा आपको दिया गया। आपके एग्जाम में यह डाटा जरूर पूछता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्ति के नियम, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।